हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूबीपीसीएस वन चैनल लेकर आ रहा है आपके लिए करंट अफेयर सीरीज, जो कि बेस्ड है आपकी घटना चक्र पे। घटना चक्र वो मैगजीन है जिसको मैं मानता हूँ कि ये आपके करंट अफेयर के लिए रामबाण है। चाहे आपका वो स्टेट पीसीएस, यूपीएस, यूपीपीसीएस या फिर आपका बीपीएससी हो, उसके लिए ये रामबाण है। और हम इस मैगजीन को यूज़ कर रहे हैं। इसका मैं पहले से ही क्रेडिट देना चाहता हूं घटना चक्र को। बहुत अच्छी मैगजीन है। आप बच्चों से भी कहूंगा कि आप जाइए मार्केट से इनकी किताब खरीदिए। दोनों मीडियम में अवेलेबल है, चाहे हिंदी या इंग्लिश। आप हमसे बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि हम आपके साथ पीडीएफ शेयर करेंगे। हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको वीडियो देखनी है आप देखिए, नहीं देखनी है नहीं देखिए, लेकिन आप पीडीएफ की हमसे डिमांड बिल्कुल भी नहीं कीजिए। आप करेंगे भी तो हम नहीं देंगे। चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि बीच में कुछ टॉपिक को मैंने छोड़ा था, जो नेशनल करंट अफेयर था उसे भी कवर करा दिया जाएगा। आज हम एक ये नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं और इसका मैं पहले पेज नंबर आपको बता देता हूँ, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। पेज नंबर 114 पर हम आए हैं। देखिए, सारी चीज़ें कवर होंगी, कोई भी एक भी पेज ऐसा नहीं बचेगा जिसे आप ये कह सकें ये वाला पेज नहीं हुआ था। चीज़ें होंगी, लेकिन एक तो देखियो किताब का क्रम है कि इस तरह से चलना है, एक हमारा भी क्रम होता है कि इस तरह से चलना है। तो आइए हम 114 नंबर पेज है वहां पर चलते हैं। और ये है बेसिकली क्या, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम। सारी चीजें कराई जाएंगी बिना किसी टेंशन के। अब थोड़ी बहुत तो हमारी भी अंडरस्टैंडिंग है कि किस चीज को कैसे जोड़ना चाहिए, तो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। आप इस चीज को कीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट करें हम सीधा चलते हैं। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं सितंबर 2024। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिकी स्थिति एवं संभावनाएं जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, किसकी है? यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। और बेसिकली देखिए, ये आपको कई सारी रिपोर्ट मिलेंगी जिसमें एक तो ग्लोबल का बताया जाता है कि कितना था, कितना हो सकता है, और उसी तरह से मेजर इकोनॉमीज का कि इंडिया का भी उसमें कि इतना था और इतना आगे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस आपको फैक्ट देखना है, समझना है, रटने की कोशिश करनी है। बाकी यहाँ अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा क्या है, इंडिया का है। 2022 में 7.7, यहाँ 7.9, 6.9, 6.6, 2024 और 25 के लिए भी। तो ये सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कुछ इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी समझने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ समझाना होगा वहाँ मैं समझाऊंगा। तो हम चलते हैं अब अगला, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। ये मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा। इंपॉर्टेंट इसलिए लगा, इंडिया डेवलपमेंट इंडेक्स समझ के आप सोच सकते हैं नीति आयोग बनाती होगी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसको निकालता कौन है? वर्ल्ड बैंक निकालता कौन है इस रिपोर्ट को? वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को निकालता है। और नाम है आपका इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024। और इसका जो शीर्षक है वो है इंडिया ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन अ चेंजिंग ग्लोबल कंटेक्स्ट। तो इसमें भी बेसिकली क्या बात थी, जो मैंने पहले कहा कि आपका एक ट्रेंड देखा जाता है कि इंडिया किस तरह से ग्रो कर रहा है, या दूसरी जो इकोनॉमीज है वो किस तरह से। ये इंडिया स्पेसिफिक है तो इंडिया का देख रहा है, और इसने कुछ एक परसेंटेज बताई है कि इतनी। आपको सारी परसेंटेज लेकर बैठने की, याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट, और वो जो इंपॉर्टेंट कुछ 4-5 है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अभी आप बस इसको इस तरह से देखिए। और ये हो गया आपका यहाँ पर 7% से बढ़कर वित्त वर्ष इसमें 8.2% हो गई। ठीक है। अब यहाँ जो एक है ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिजनेस रेडी, बी रेडी। जो बी रेडी है ये किसकी है? बी रेडी जो है ये विश्व बैंक की है, और ये पहली फ्लैगशिप रिपोर्ट है। अब मैं आपको यहाँ, इसमें 10 सब्जेक्ट हैं। अब मैं इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट किए पहले बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये उसी का ही एडवांस वर्जन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रोक दिया गया था। अब ये नई रिपोर्ट निकाली है, बिजनेस रेडी, बी रेडी। और इसमें भी आपके 10 पैरामीटर है, उसमें भी 10 पैरामीटर थे। और ये जो है आपका देखिए, प्रकाश बिजनेस रेडी जो है पूर्व में प्रकाशित डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में सुधार करते हुए उसको प्रतिस्थापित करती है, यानी कि उसको रिप्लेस किया, नई वाली आई। और ये 3 पायलट रिपोर्ट देगी 2024 से लेकर 2026 तक। ठीक। अब इसके अलावा बस इतना ही है, बी रेडी, वर्ल्ड बैंक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ये रिप्लेसमेंट है। अल्जीरिया जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको बनाया ब्रिक्स ने। कब बनाया इसको, कब बनाया, डेट देख लेते हैं। मेरे ख्याल से तो हाँ, 2015 में बनाया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में।
ब्रिक्स वाले जो मेंबर है 5 इसके मेंबर थे, बाद में इसमें एक्सपेंशन हुआ। पहले तो आपका बांग्लादेश और यूएई ऐड हुए, 5 से 2 हो गए 7, फिर उसके बाद में आपका इजिप्ट को ऐड हुआ, हो गए 8, और अब हो गए इसमें अल्जीरिया, यानी कि 9 मेंबर इसमें हो गए हैं। और ब्रिक्स का जो है ये है आपका एनडीबी, और उरुग्वे आगे भावी सदस्य है, उरुग्वे आगे हो सकता है। बिम्स्टेक का पहला व्यापार शिखर सम्मेलन जो है वो किसने कराया है? आपका विदेश मंत्रालय और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि भारतीय उद्योग संघ के द्वारा इसको किया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। तो फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। और किसने कराई है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री प्लस CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसने इसको कराया है। बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिम्स्टेक ये है। पहले इसका नाम था बिस, पहले था इसका नाम क्या था? बिस्ट EC, BIST, बी से बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग, लेकिन अब नाम इसका बदल चुका है। अब इसमें बाद में म्यांमार ऐड हुआ, फिर भूटान और नेपाल भी ऐड हो गए। और जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक की जो क्या है फुल फॉर्म, जैसे MBBS फ्रॉम NIT, इस तरह से आप देख सकते हैं, इतने इसमें देश हैं। और यहाँ जो मुझे बस एक चीज़ बतानी थी, बिम्स्टेक का हुआ 1997 में ये बना है। कब बना है? 1997 में, बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक घोषणा के बेस पर। और इसमें पहले थी बिस्ट, ये कंट्री के नाम थे, लेकिन अब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव और मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक अब इसका नाम हो गया है। और 1997 में इसमें म्यांमार को ऐड किया गया, और फरवरी 2024 में भूटान और नेपाल भी इसमें शामिल हो गए। तो अब इसमें है 7 मेंबर, इसको याद कर सकते हो, MBBS फ्रॉम NIT, ये हो गया 7, 3 और 4 7 इसमें कंट्रीज हैं। इसके आगे चलते हैं। अब है आपका एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। अब जब एशियन डेवलपमेंट आउटलुक है तो भाई वो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी जो जो थीम है, जो श्रृंखला है, स्टडी ग्रोथ एंड स्लोइंग इन्फ्लेशन, बस इतना ही आपको याद रखना है। बस इसने बताया है कि देखिए पूर्वी एशिया में क्या इन्फ्लेशन, कितनी ग्रोथ, GDP में ग्रोथ है, सिंगापुर, इंडिया। फिर मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि भाई हर चीज़ आप रटने लगे तो पॉसिबल नहीं है। और देखिए कितना डेटा दिया है, तो किस तरह से आप याद रखेंगे। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको देखना है, और पहले तो एक नज़र ऐसे देखना है, फिर देखना है कुछ कुछ नज़र कि अगर कुछ रेलेवेंट डेटा लगे तो आप उसे एलिमिनेट करके सही आंसर पर पहुँच सके। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो अपडेट है, अद्यतन अपडेट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसको कौन निकालता है? IMF। और IMF इसकी जो शीर्षक है, इसका जो शीर्षक है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक इन अ स्टिकी स्पोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमी इन अ स्टिकी स्पोर्ट, ये है। और इसमें भी बेसिकली परसेंटेज को दिखाया गया है कि किसकी कितनी परसेंटेज है। 2022, 23, 24, 25 पहले तो विश्व का दिखाया है। और अगर ये कहे कि बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत ज़्यादा घटी है, तो वैसा नहीं, लगभग वैसी ही है। 3.5, यहाँ 3.3, 3.2, 3.3। और जो भारत की है वो सबसे ज़्यादा है, 7.0, 8.2, 7.0 एंड 6.5। रूस की एक साल में 0 भी है। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। आप देखिए ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, जो ब्रिक्स की दूसरी कंट्रीज़ हैं उनकी कितनी कम है, यहाँ देखिए, और इंडिया की काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हो गया। अब इसमें जो कुछ समझाने की चीज़ है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल जो भी UPPSS ने एग्जाम कराए हैं, इस रिपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन था उसमें। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस, पहला तो ये इसको निकालता कौन है? यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको निकाला जाता है। और इसमें वैश्विक जनसंख्या के अनुमानों पूर्वानुमान को लगाया जाता है। ये 28वां इसका संस्करण है। 1951 से ये रिपोर्ट आ रही है। कब से आ रही है? 1951 से।
और इसने क्या बताया कि आने वाले कुछ साल में 70-80 साल में जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। और भाई हर चीज़ की बात है, जब चरम पे पहुंचते हो तो फिर तो नीचे ही आना है। तो फिर पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसे चल रहा है, यहाँ पहुंचेगा 70-80 के दशक में, फिर नीचे आने लगेगा। तो ये चीज़ है, उसने बताया कि जब ये सेंचुरी ख़त्म होने वाली होगी तो पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग की तरफ आ जाएगी। यही कहानी है। आने वाले 50 से 60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने का अनुमान है, और ये जो है अब 10.3 हो जाएगी और फिर घटकर आपका कितना हो जाएगा, 10.2 बिलियन हो जाएगी ख़त्म होते होते। अब जो यहाँ पर जो बड़ा ही अच्छे मुझे क्वेश्चन लगे वो ये हैं, ये आप देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा और थोड़ा सा रटने की भी इसमें ज़रूरत है। ये वाला इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये देखिए 2070 के दशक अंत तक वैश्विक स्तर पर जो 65 वर्ष है, 65 वर्ष की आयु या उससे जो अधिक वाले हैं, 65 से जो ज़्यादा वाले हैं, उनकी जो संख्या है वो 2.2 बिलियन हो जाएगी, 2.2 बिलियन। और ये जो 1 साल से जो 18 साल से जो कम छोटे हैं उनसे ज़्यादा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, जो 65 साल से या उससे बड़े हैं वो 18 साल या उनसे छोटे वालों से ज़्यादा हो जाएंगे 2070 तक। ठीक है, यानी कि बुढ़ापा बढ़ रहा है, बूढ़ों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, बच्चों की कम हो जाएगी। और एक है 2030 तक 80 साल या उससे ज़्यादा वाले जो हैं वो उनकी संख्या हो जाएगी 265 मिलियन। और ये 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं, 1 साल या उससे छोटे हैं, उनसे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछे हैं इस तरह के अभी कि मतलब इतने 135 मिलियन हो जाएगी या हो जाएगा। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट है, एक इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कोर्स एरा। इसके बहुत सारे ऐड भी आते रहते हैं कि हमारा कोर्स खरीदिए, स्किल डेवलप कीजिए। इसने बताया कि कोर्स एरा की जो रिपोर्ट है कि जो स्विट्जरलैंड है नंबर 1 पर है, और जो इंडिया है वो 87 नंबर पर है। इंडिया कौन से नंबर पर है, 87 नंबर पर है। और इसमें जो थोड़ा याद रखने की चीज़ है, जनरली आप देखेंगे कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं तो रैंक हमारी इंप्रूव हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारी रैंक काफ़ी डिक्रीज हुई है। पिछले साल थी 60 और इस बार है 87 रैंक। ठीक है, अब इसमें जो है फिर ये अंदर बताया है कि ये तो ग्लोबल लेवल पे हो गया, ये एपेक एशिया पैसिफिक एरिया, इतना हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं। जो स्टेट है, स्टेट में आप देखें आपका नंबर 1 पे कौन सा है, पंजाब। नंबर 1 पे कौन सा है स्किल के मामले में, पंजाब। पंजाब दूसरे पे चंडीगढ़, तीसरा बंगाल, चौथा हरियाणा है, और 5वें पे हिमाचल प्रदेश। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश जो है वो 13वें नंबर पर है। तो स्किल वाले में कितना है, उत्तर प्रदेश 13 नंबर पर है। इसे उससे कंफ्यूज मत कर लेना, जो नीति आयोग वाली रिपोर्ट है ये कोर्स एरा की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से है। वैश्विक प्रेषण एवं विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट, बेसिकली ये है माइग्रेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें है आपका रेमिटेंसेस। अब देखिए रेमिटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेषण प्रवाह जो है रेमिटेंसेस, यानी कि मैं चला गया अमेरिका, मैंने वहां से कुछ पैसे कमाए, पैसे मैंने अपने घर भेजे, तो ये जो पैसे मैं भेज रहा हूँ दिस इज कॉल्ड रेमिटेंस। तो इसके बारे में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले साल कुछ घटे थे, इस बार कुछ बढ़ने की उम्मीद है। मतलब पूरा ग्लोबल लेवल पर ही जब इकोनॉमी कमज़ोर होती है तो भैया पैसे भी भेजने की क्षमता कम हो जाती है। अब इकोनॉमी थोड़ा बेहतर की तरफ है तो इस बार बढ़ने के चांसेस हैं। यही यहाँ पर कहानी कही गई है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है जो यहाँ पूछता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ये है, रेमिटेंसेस जो है सबसे ज़्यादा किसके पास आए, सबसे ज़्यादा आ किसके पास रहे हैं, इंडिया के पास। दूसरे नंबर मैक्सिको, तीसरा नंबर चाइना, चौथा नंबर है पता नहीं कौन सा फिलीपींस है, और 5वें नंबर पर है पाकिस्तान। तो पहला भारत, दूसरा मैक्सिको, और भारत के पास है 120 बिलियन डॉलर, मैक्सिको के पास है 66 बिलियन डॉलर, और चाइना के पास है 50 बिलियन डॉलर। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप देख रहे हो, 120 और 66 ये है। और सबसे ज़्यादा आते कहाँ से है, सबसे ज़्यादा आते हैं यूएसए से, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड अरब अमीरात से। ठीक, अब यहाँ जो एक चीज़ है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा यहाँ पर, ये शायद वो बहुत टफ बनाना चाहे तो पूछ सकता है, जो रेमिटेंस को भेजने की जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट है वो बैंक में है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट कहाँ है आपका बैंक में कितना है 12%, डाकघर में 7.7%, मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर 5.5, और सबसे सस्ता है मोबाइल ऑपरेटर 4.4।
लेकिन अभी भी इस पे सबसे कम ट्रांसफ़र होता है क्योंकि अभी लोगों का यकीन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। बैंकों से 12% है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र भी यहीं से ही होता है। अब अगर इस रिपोर्ट से मैं एक और टफ क्वेश्चन बनाऊं, यहाँ भी नहीं है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जाके लिया था वो क्वेश्चन, वो है, मैंने नीचे लिखा है, अभी उसको दिखा देता हूँ आपको, कि अगर ये देखा जाए जो रेमिटेंस है सबसे ज़्यादा तो किसके पास आ रहे हैं, इंडिया के पास, लेकिन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी, उसके में सबसे ज़्यादा किसके पास आ रहे हैं, टोंगा। तो टोंगा एक देश है वो, दूसरा तजिकिस्तान, तीसरा लेबनान। टोंगा के जो जीडीपी का 41% है, टोंगा की जीडीपी का 41% वो आता है रेमिटेंसेस में, तजिकिस्तान का 39% और लेबनान का 31% जो है वो आता है आपका रेमिटेंसेस से। यानी कि अगर इसको आप इस तरह से देखिए कि उनके देश में है ही नहीं, जो भी है लोग बाहर गए हुए हैं वो वहाँ से कमा रहे हैं तो वो भेज रहे हैं, यानी कि उनकी जीडीपी भी बहुत कम है। तो सब ये मुझे लगा था काफ़ी टफ हो सकता है, और ये ऐसा किसी मैगजीन में भी नहीं दिया है, मैंने वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट से ये निकाला था। मुझे अच्छा लगा फैक्ट, तो मैंने सोचा बता देता हूँ, एक लाइन में कुछ नहीं जाता, बाई चांस ये क्वेश्चन आ गया तो आपके मज़े ही मज़े हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट जो है आपका इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इसको निकालता है अंकटाड, जिसका नाम है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसने बताया कि सबसे ज़्यादा जो आप कहते हैं ना कि भाई एफडीआई आ रही है, बाहर पैसा जा रहा है, तो वो सारा जो लेखा जोखा है वो कौन करता है, अंकटाड करता है। और इसने बताया दुनिया भर में कमी आई है ग्लोबल एफडीआई में, और साथ ही साथ क्या है, एक तो है आउटफ्लो, एक है इनफ्लो, कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बाकी आप छोड़िए, मैं इंडिया का बताता हूँ। जाने के मामले में तो हमारी है 20वीं रैंक, जाने के मामले में कौन सी है, 20वीं रैंक जो पैसे दे रहे हैं। और आने के मामले में इस बार हमारी रैंक हो गई है 15, यहाँ कहाँ लिखा है 15, चलो अभी हम देख लेते हैं। डेवलपिंग, ये तो बीच में कुछ कुछ कहानी है, जो आप एफडीआई प्रवाह की दृष्टि से शीर्ष 5 इकोनॉमी जो है यूएसए, चीन, सिंगापुर, हांगकांग, ये अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। यहाँ देख लिए, फैक्ट देख लिया, 20वें नंबर पे है जो आउटफ्लो है इंडिया का। और जो इंडिया, हाँ यहाँ देखिए कहाँ है, इंडिया 15वें नंबर पर आ गया है, भारत जो है वो है आपका 15वें नंबर पर, जो इन्वेस्टमेंट आने पर है, एफडीआई आने पर। तो ये जो है हमारी रैंक डिक्रीज हुई है, पिछले साल थे 8वें नंबर पर 2022 में, 2023 में है 15वें नंबर पर, तो रैंक डिक्रीज हुई है। और एब्सोल्यूट नंबर में देखा जाए तो वो यहाँ से आप देख लेंगे नंबर को कि कितना कितना है, जैसे कि 13 बिलियन डॉलर और पिछले साल था 15 बिलियन डॉलर। तो इस तरह से आप देख लीजिए। फिर मैं वही बता रहा हूँ, रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा कहाँ है, इंडिया में। इन्वेस्टमेंट की बात जो है आपका अंकटाड रिपोर्ट निकालता है, इंडिया जो बाहर भेजने में है तो 20वें नंबर पर है, अंदर लेने पर जो इन्वेस्टमेंट आने पर है वो 15 रैंक है, पिछले साल 8 थी तो 8 से डिक्रीज हुई है। एब्सोल्यूट नंबर में आप देख लेंगे। इसमें अब थोड़ा सा जो डेप्थ में हम देखेंगे जब इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन करेंगे, उसमें यह है कि इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, मॉरिशस से, सिंगापुर से या अमेरिका से, और फिर इंडिया में आ रहा है तो किस स्टेट में आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, और किस सेक्टर में आ रहा है। तो ये हम आगे वेट कीजिए, हम जब इकोनॉमी वाला पोर्शन करेंगे तो तब इस चीज़ को करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं आगे। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जो है इसको निकालता है कौन, विश्व बैंक निकालता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। इसमें भी वही कि इंडिया का इतना 8.2% रह सकता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो ये आपको वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाली जाती है, और यहाँ भी यही कहानी है इसमें कि इतना इतना हो सकता है, इसका इतना हो सकता है। और माइग्रेशन रिपोर्ट, ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ये निकालती है। जिम्बाब्वे, एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा सीधा, या एक दो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा भी गया है, जिग क्या है, ये जिम्बाब्वे की जो है करेंसी है, गोल्ड बैक्ड है, ये गोल्ड बैक्ड करेंसी है जिम्बाब्वे की। और जिम्बाब्वे में बेसिकली क्या हो रहा था, जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन था, हद से ज़्यादा इन्फ्लेशन था। उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए वो गोल्ड बैक्ड जो अपनी करेंसी लेकर आए हैं जिसका नाम है जिग।
बस यही इसमें कहानी है। अब कि इतने नोट निकाले, ऐसे निकाले, वैसे निकाले, वो सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बस एक फैक्ट है कि बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी कि मनी की कोई वैल्यू ही नहीं थी। आपको एक ब्रेड का पैकेट लेना है तो आपको 2 बैग भर के पैसे लेने आने होंगे, उसकी भी वैल्यू नहीं थी। कागज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी बनिस्बत उस पैसे के। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू जो है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, इसको निकालता है ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू। यहाँ पे बड़ी अच्छे अच्छे फैक्ट आएंगे इस वाले इस पर। इसमें आप देखिए, ये बेसिकली है रिन्यूएबल एनर्जी का दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ किस तरह से बढ़ रहा है। अब जो प्रोडक्शन है, जो कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो इसने ये बताया है कि प्रति व्यक्ति जो है उपभोक्ता, कंज्यूमर जो करते हैं बिजली, नंबर 1 पर है कनाडा। ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नंबर 1 पर है कनाडा, नंबर 2 पर है यूएसए, बिजली उपभोक्ता प्रति व्यक्ति। भारत कौन से नंबर पर है? 10वें नंबर पर है प्रति उपभोक्ता। यहाँ फिर इसने नंबर बताया है, कनाडा का है नहीं, वर्ल्ड एवरेज जो है वो है 3.7, वर्ल्ड एवरेज 3.7 है। कनाडा का है 15.9 और जो भारत का है 1.4। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को फैक्ट के बेस पे टफ बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगा इंडिया का जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो ग्लोबल लेवल से ज़्यादा है। तो ग्लोबल का कितना है? 3.7 और इंडिया का कितना है? 1.4। तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। इंडिया का है 1.4 और वर्ल्ड का है 3.7। इंडिया की रैंक है 10th। ये हो गया। अब यहाँ पर जो एक चीज़ है, जो फैक्ट आपको याद रखने हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ। सोलर एनर्जी में नंबर 1 कौन है? चाइना। नंबर 2 पर है यूएसए, नंबर 3 पर है इंडिया, नंबर 4 जापान, फिर जर्मनी। सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में चाइना, यूएसए एंड जर्मनी। इंडिया है 5वें नंबर पर। यहाँ सोलर में कितने पर है हम? 3रे पर। विंड में कितने हैं? 5वें पर। और थर्मल में कितने हैं? 3रे पर। तो सोलर एनर्जी आपका हो गया इंडिया 3रे नंबर पर, चाइना सब में पहले नंबर पर है। हमें इंडिया और यूएसए को देखना है। जो है आपका थर्मल, कोयले का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो कोयले में है हम नंबर 2 और बाकी विंड, और विंड में है नंबर 5 और सोलर में है नंबर 3। यूएसए जो है 2-2 पर है और यहाँ थर्मल वाले में 3रे नंबर पर है। यही कहानी है। बाकी सारा जितना पढ़ना है आपको आप पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा अगर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन हो तो भैया फिर आप बात कीजिएगा। एक यहाँ बड़ा अच्छा सा फैक्ट है, ये है वो मैंने ऊपर बता ही दिया है। वर्ष 2013 में भारत विद्युत उत्पादन से 1404 मिलियन टन CO2 उत्सर्जित करते हुए चीन एवं यूएसए के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्सर्जक क्षेत्र रहा। तो यानी कि ये एक हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि जो ग्लोबल एमिशन है उसमें जो थर्मल इसके मामले में है, विद्युत उत्पादन के मामले में उत्सर्जक में 3रे नंबर पर रहे हैं हम, उत्सर्जन में, विद्युत उत्पादन में। अब है इसके बाद है वुमेन बिजनेस एंड लॉ। वुमेन बिजनेस एंड लॉ ये भी है आपकी किसकी रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक की। इसके 10वां संस्करण है और इसमें बेसिकली 2 डेटा प्रस्तुत किए हैं, वुमेन बिजनेस एंड लॉ 1.0 एंड इसी तरह से वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2.0। 1.0 जो है उसमें 8 इंडिकेटर है और दूसरे वाले में 10 है। जो 2 एडिशन है, एक सेफ्टी और एक है आपका चाइल्ड केयर। 10 इंडिकेटर। अब कहानी ज़्यादा आपको नहीं करनी है इसमें। इसमें जो है आपको अगर देखना है कुछ काम का, दक्षिण एशिया में सर्वाधिक स्कोर जो है नेपाल का है और इंडिया का कितना है? 74.4 है। तो ये बस ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है। बस ये याद हो कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। 2 तरह से करता है, वुमेन बिजनेस एंड लॉ 1.0, वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2.0। ठीक। अब जो है इसके अगला जो है रिपोर्ट में स्कोर के आधार पर 190 देशों की सूची दी गई है, रैंक नहीं। सूची दी गई है, रैंक नहीं, जिसमें सबसे ऊपर बेल्जियम और सबसे नीचे है वेस्ट बैंक एवं गाजा जो है वो है। सबसे ऊपर क्या है? बेल्जियम। तो बेल्जियम वाला जो देश है ये आपने बहुत कम जगह देखा होगा टॉप पर, और यहाँ तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो वेस्ट बैंक और गाजा का। बाकी इसमें बेल्जियम नंबर 1 पर है। अब एक है लैंगिक समानता एवं बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो थीम है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024। इसकी जो थीम थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट। क्या है? रीबिल्डिंग
ट्रस्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल जो मीटिंग है वो कहाँ होती है? दाओस। दाओस कहाँ पर है आपका? स्विट्जरलैंड में। इस वार्षिक बैठक में विश्व आर्थिक मंच तथा भारत के सहयोग द्वारा, अब ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस इंडिया, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी, इन दोनों को इसको बनाया है इंडिया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ कहानी है G20 से रिलेटेड, उसको अब आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, बाकी आप एक नज़र इसको देख लीजिएगा, बस उतना आपको याद रखना है। ई जो है ई एम्पावर 10-20, उसमें ई मीन्स इक्विटी एंड इक्वेलिटी, समता और समानता। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है 2024, इसको भी कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकालता है। और इसमें जो है कई सारे फैक्ट जो चीज़ें दी गई हैं, बेसिकली ये रिस्क को दिखाता है, डिजास्टर भी, लेकिन इसने इंडिया के जो कंटेक्स्ट में बात कही है वो ये कहा है गलत सूचना एवं दुष्प्रचार जैसी घटनाएं भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जोखिम यानी कि पहला स्थान है। गलत सूचना एवं दुष्प्रचार 10 वर्षों की बात की जाए तो सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम है मौसम, और लेकिन अब अब बहुत आगे बढ़ रहा है वो है गलत खबर, गलत सूचना एवं दुष्प्रचार को सबसे गंभीर जोखिम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्री एज वेल एज मेंस एज वेल एज एथिक्स सब जगह इसको आप यूज कर सकते हो, ऐसे में भी। अब इसके आगे हम चले, वैश्विक सूचकांक वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024। पिछले साल भी क्वेश्चन था, वो एक्सेंचर थी पिछले साल नंबर 1, इस बार है एप्पल, तो एप्पल नंबर 1, एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट। अब एप्पल नंबर 1 है। इंडिया की अगर आप देखें तो इंडिया की नंबर 1 है HCL टेक, लेकिन ग्लोबल रैंक है 112, दूसरे पे है इन्फोसिस, ग्लोबल रैंक है 119। तो नंबर 1 एप्पल, नंबर 2 HCL, इंडिया ग्लोबल और इंडिया। ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट, ये अमीरों की लिस्ट निकालती है, सबसे ज़्यादा अमीर जो है इसके हिसाब से अडानी है, दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी है, लेकिन अगर दूसरी रिपोर्ट देखोगे उसमें अलग अलग है। लेकिन यहाँ जो काम की चीज़ है वो ये है, सबसे कम उम्र, वो तो सबसे कम उम्र के अरबपति जैप्टो जो है उसके हैं केवल्य वोहरा, 21 वर्ष के हैं, उसमें ये अरबपति बन गए हैं। और सेल्फ मेड में सबसे अधिक अमीर जो महिला है, रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वुमेन है, जोहो की राधा वेम्बू जो है, जोहो कंपनी की वो है, ये बनी है। और लेंस कार्ट के सह संपादक 42 वर्षीय नेहा बंसल 31 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सूची में सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला उद्यमी है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, यहाँ ये नाम याद रखना है आपको, केवल्य वोहरा, और यहाँ पर नाम याद रखना है राधा बेम्बू। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब इसमें हम चलते हैं आगे। जैसे वहाँ बताया था आपको, विश्व की सबसे जो अमीर शहर है, हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट है, इसमें सबसे अमीर है आपका सब जो 50 शहरों की बात है, 1 मिलियन US$ या उससे अधिक की संपत्ति वाले निवासी जो है वो कितने करोड़ मतलब कि निवासी करोड़पतियों की संख्या के संदर्भ में है। इसमें सबसे जो ऊपर है वो है न्यूयॉर्क, और दूसरे स्थान पर है कैलिफोर्निया, तीसरे पर है आपका टोक्यो, और जो इसमें इंडिया के भी 2 शहर हैं, एक मुंबई और एक दिल्ली। मुंबई 24वें नंबर पर है और दिल्ली आपका 37वें नंबर पर है। और विश्व की अरबपतियों में सूची जो दुनिया के अरबपति हैं उसमें रैंक देखो, जैसे वहाँ तो बताया था ह्यूरॉन लिस्ट ने अडानी को ऊपर दिया था, अंबानी को नीचे, लेकिन यहाँ अंबानी ऊपर है, अडानी नीचे है। यहाँ भी ये लिस्ट बर्नार्ड अर्नोल्ड एवं परिवार जो है, एलन मस्क, जेफ बेजोस, ये लिस्ट आप देख लीजिएगा। और फोर्ब्स की इसमें लिस्ट में भारत में के कितने और अरबपति हैं, 200 अरबपति हैं कुल मिलाकर। और इसमें ये जो है ना, अब इस सूची में भारतीय महिला अरबपति जो है वो सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, वो है सावित्री जिंदल और उनके परिवार, जो जिंदल इंडस्ट्रीज़ है उसके मालिक हैं। तो सबसे अमीर लेडी ये हो गई। स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, स्काई ट्रैक्स जो है ये वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड देते हैं। इन्होंने जो नंबर 1 अवार्ड दिया है वो दोहा कतर का जो अवार्ड आपका एयरपोर्ट है, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको नंबर 1, नंबर 2 पे सिंगापुर चैंगी एयरपोर्ट, और नंबर 30 पे इंचियोन जो कि आपका है
टोक्यो दक्षिण मतलब सॉरी आपका दक्षिण कोरिया में। तो नंबर 1 पर है हमद, नंबर 2 सिंगापुर, नंबर 3 इंचियोन, टोक्यो, टोक्यो नारिटा। ये हो गया आपका जो एयरपोर्ट है उनकी सूची। इंडिया के मामले में जो है टॉप 100 में वो है नई दिल्ली, वो है 36वें नंबर पर। बेंगलुरु का जो कैंपगोड़ा है वो है 49वें नंबर पर। ये इतना ही आप याद रखिए। बाकी इंडिया भारतीय हवाई अड्डों को प्राप्त स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट अवार्ड, हमारे जो एयरपोर्ट है उनको क्या क्या अवार्ड मिला है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दिल्ली में, उसको मिला है बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया और साउथ एशिया। और जो कैंपगोड़ा है बेंगलुरु में, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया साउथ एशिया, क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। तो बेस्ट कौन सा है आपका इंदिरा गांधी, और क्लीनेस्ट कौन सा है कैंपगोड़ा जो है बेंगलोर में। और बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विस है हैदराबाद वाला जो है राजीव गांधी। और भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल जो है 2024 का अवार्ड JW मैरियट दिल्ली नई दिल्ली एरोसिटी को प्रदान किया गया है। जबकि विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल जो है क्राउन प्लाजा चेंगी एयरपोर्ट पर है। तो जो बेस्ट होटल इंडिया में JW मैरियट, और जो दुनिया में है वो है आपका क्राउन प्लाजा चेंगी एयरपोर्ट। चेंगी का है सिंगापुर। ये हो गया। अब ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, यूनिकॉर्न बेसिकली उसको बोलते हैं जिसकी जो टोटल वर्थ है वो $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाए। तो इसमें आपके सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी कहाँ है, आपके USA में, दूसरे नंबर पे चाइना में, तीसरे नंबर पर इंडिया में, और UK में उससे कम है, फिर है जर्मनी। तो इंडिया का याद रखिए तीसरे नंबर पर है। फिर यहाँ से ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट, वहाँ दूसरी लिस्ट थी, यहाँ भी ये है। और फिर आप इसको, जो मुझे यहाँ काम की चीज़ लगी वो ये बिलियनर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बिलियनर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो, पहली बात तो ये किसको कहते हैं, न्यूयॉर्क को कहते हैं। और इसको निकालता कौन है, ह्यूरोन ग्लोबल रिच जो लिस्ट है ह्यूरोन के द्वारा ये निकाली जाती है। और इसने बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए मुंबई पहली बार एशिया के अरबपतियों की राजधानी, एशियाज बिलियनर कैपिटल। अब देखिए बिलियनर कैपिटल, बिलियनर कैपिटल जो वर्ल्ड है और एशिया, वर्ल्ड की तो हो गया न्यूयॉर्क और एशिया का हो गया आपका मुंबई। ये मुझे लगा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको आप देख लेंगे, याद कर लेंगे, एंड आपके ये काम आएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है देखो 5 जो टॉप है, एलन मस्क दे दिया, वहाँ बर्नार्ड फैमिली थी, यहाँ एलन मस्क है, जेफ बेजोस, अर्नल्ड बर्ल्ड यहाँ थर्ड पे। तो ये जो लिस्ट है ना बड़ी ही कंफ्यूजिंग होती है। आप ह्यूरोन लिस्ट देखें, आप ये देखें तो अलग अलग इसमें दिया जाता है। और यहाँ है कि इनकी संपत्ति इतनी बढ़ी उतनी बढ़ी, इससे हमें ज़्यादा मतलब है नहीं। हमारे मतलब की जो रिपोर्ट है वो है ये मानव विकास रिपोर्ट, UNDP के द्वारा निकाली जाती है। और 2023-24 इसका जो शीर्षक है, मतलब मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के लिए है ये। और इसका जो शीर्षक है, नाम क्या है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिनिंग कॉपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो ये चीज़ है। अब इसकी थोड़ी सी कहानी 1990 से स्टार्ट होती है। कौन स्टार्ट करते हैं, महबूबुल हक जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, एंड अमर्त्य सेन जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, इन दोनों ने मिलकर इसको चलाया। बाकी ये चलती रही। 2010 में इसका फिर चेंज हुआ इसमें कुछ, और 2010 से दोबारा नए तरीके से रिपोर्ट आती है। 3 इसके कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, दूसरा है आपका जो एजुकेशन वाला इंडेक्स, और तीसरा है आपका जो है आपका इसे बोलते हैं लिविंग इंडेक्स जो है, उसको दिखाने के लिए है। तो पहला है आपका जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा शिक्षा सूचकांक, तीसरा है इनकम इंडेक्स आय सूचकांक। अब जो है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, शिक्षा वाले में 2 हैं। एक तो पहला है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अवधि के औसत वर्ष और स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष। तो ये 3 है। 3 को दूसरा जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इंडिया स्पेसिफिक इसको बताऊंगा जो आपको याद रखना है। ये यहाँ पर जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मीन ईयर्स है उसमें 25 साल वयस्क जो है उसके द्वारा स्कूल में कितने एज बिताई गई है, और जो 5 साल वर्षीय बालक है उसके कितने चांस है कि वो उसमें बिताया गया स्कूल में। तो मीन ईयर्स 25 साल वाले का, एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली जो छोटा है उसी का तो एक्सपेक्ट किया जाएगा, ज़्यादा हो सकता है, तो 5 साल वाले का। इनकम इंडेक्स जो है वो आपका
ग्रॉस नेशनल जो इनकम है उसके बेस पर उसे कैलकुलेट किया जाता है। अब ये देखिए आपका यहाँ इसने बताया कि 4 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। अगर 0.80 है तो अति उच्च, 0.70 से 0.799 है तो उच्च, फिर इससे नीचे मध्यम और नीचे लो। तो ये हो गया। और यहाँ आपका 2022 में जो ग्लोबल का जो वैल्यू थी वो थी 0.739, और इसने बताया कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ग्लोबल वो है 72 वर्ष, और जो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल है वो है 13, मीन ईयर्स स्कूल जो है वो है 87, और जो इनकम है वो है इतना। ये देखिए आप 72, 13, 8.7 और इतना, ये हो गया ग्लोबल। अब आप इसे इंडिया से कंपेयर करेंगे। यहाँ जो है इस रिपोर्ट में नंबर 1 है स्विट्जरलैंड, और दूसरे नंबर पर है नॉर्वे, और आपका फिर है आइसलैंड। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं चौथे नंबर पर है हांगकांग जो है चाइना, एंड 5वें नंबर पर स्वीडन। इस तरह से, और लास्ट में है आपका सोमालिया। लास्ट नंबर पे क्या है आपका सोमालिया। सोमालिया देखो मैंने यहाँ बताया, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया की है 67 साल, ग्लोबल कितना है 72, और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडिया की है 6.6 और ग्लोबल है 8.7, और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडिया के 12.6, ग्लोबल है आपका 13, और जो है आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो है आपके 6951, और ग्लोबल है आपकी 17,254। तो ये आप देख लीजिए, कंपैरिजन है इंडिया और वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग एक बार याद कर लें, इसको देख लें। और यहाँ जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को देख लें। इसमें इससे क्वेश्चन आना ही आना है आपका, ये मैं पहले बता चुका हूँ महबूबुल हक और इनका। एक है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, उसको निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, उसको निकालता है यूएनडीपी। और साथ ही साथ जो ना एक पहले था मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, पहले तो आता था पावर्टी इंडेक्स, फिर है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। इसको यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड पावर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये दोनों मिलकर इसको बनाते हैं। और इसका जो है भारत में अब क्या है, भारत में 16.4% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी की स्थिति में है। बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल, इतना हो गया। फिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में, और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है ये आपको याद रखनी है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है 108, और स्कोर है 0.437। इनइक्वालिटी इंडेक्स दिखाता है मर्द और औरत के बीच में डिफरेंस जो है वो कुछ क्राइटेरिया है उनको लेकर। और एसडीआई में इंडिया की इनकम कितनी, रैंक कितनी है 134, इंडिया की रैंक एसडीआई में कितनी 134। और सार्क देशों में हमारी जो है हमसे नीचे है आपका नेपाल, आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन अगर देखें श्रीलंका 78 है, मालदीव 87 है, भूटान 125 है, और इवन बांग्लादेश 129 है। ये हो गया। एक जो नया है यहाँ पर जो काम का है, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, एक रिपोर्ट है प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेकिन प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड, ग्रहीय दबाव समायोजित मानव सूचकांक, ये हो गया। और अब हम इसके आगे देखते हैं ब्यूरो। तो इस चीज़ को आपने देख लिया, यहाँ इसकी भी वैल्यू है, लेकिन ये इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, द स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स, द स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स, इसको निकालता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, बी एंड अलायंस फॉर एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी, AEEE, ये दोनों मिलकर इसको निकालते हैं। और जो बी है, बी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी कि बी जो है आप सोच सकते हैं इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर है, लेकिन वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। और 2001 में किसके तहत बना था, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत ये बना था। और बी जो है किसके है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। अब इसके साथ साथ ये देखो यहीं पे यही कहानी है, ये बहुत ज़्यादा कहानी। अब इसमें नंबर 1 पे कौन है, ग्रुप इसने बनाए हैं बेसिकली कि यहाँ ये आप ग्रुप देख लेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। नंबर 1 में है कर्नाटक, नंबर 2 जो है ग्रुप 1 में वो है आंध्र प्रदेश, और ग्रुप 3 में नंबर 1 है वो है असम, ग्रुप 4 में नंबर 1 है आपका चंडीगढ़।
100 में से 86.5 के समग्र स्कोर के साथ कर्नाटक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला है। और इसके साथ साथ देखो अभी वही है, हर कैटेगरी में कौन कौन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो समूह 1 में नंबर 1 मैंने आपको बताया कर्नाटका, नंबर 2 यहाँ पर है आपका नंबर 1 आंध्र प्रदेश कैटेगरी 2 में, नंबर 3 आसाम, नंबर 4 आपका चंडीगढ़ हर कैटेगरी में। और अब आपके यहाँ पर जो है जो मैंने आपको बताया था लाइफ वाला बहुत पहले ही, यहाँ क्या लिखा है ये, भारत ने COP26 में वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के एमिशन इंटेंसिटी का 2005 के स्तर पर 45%, ये है बेसिकली जो आप पंचामृत हैं जो दिए गए थे उनमें से एक पॉइंट है ये आप पंचामृत ही मैं आपको बताऊंगा एक बार में। और यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में भी है कि इंडिया जो है तीसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बन गया है किसका, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ग्लोबल 500 मतलब सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके बारे में है कि उनकी कितनी वैल्यू है। तो सबसे बड़ी है एप्पल, दूसरे माइक्रोसॉफ्ट, फिर गूगल, फिर अमेजोन। ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज, इसमें नंबर 1 पर है आपकी एक्सेंचर, नंबर 1 पर है एक्सेंचर, नंबर 2 पर है टीसीएस, एक्सेंचर टीसीएस। फैक्ट है बस ऐसे ही याद रखना है। फोर्ब्स विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं, इसमें नंबर 1 पे उर्सुला वॉन डर लेयन जो कि है आपकी क्या IMF की जो प्रेसिडेंट हैं ये वो हैं, और क्रिस्टिन लगार्ड और कमला हैरिस जो ये USA की, क्रिस्टिन लगार्ड आपकी मैं भूल गया, पहले तो ये IMF की चीफ थी, अब पता नहीं मुझे ये क्या है। और ये एक बार आप देख लीजिएगा, इसमें 4 इंडियन भी हैं। पहले नंबर पे जो इंडियन है वो है निर्मला सीतारमन 32वें नंबर पर, रोशनी नाडार है 60वें नंबर पर, सोमा मंडल है 70वें पर, और किरण मजूमदार शाह है 76वें नंबर पर। ये आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए मैं फिर एक बार जल्द से जल्द इसे रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सामने किताब रखिए, इस चीज़ को देखिए और इस वीडियो को सुनते रहिए, आपके ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। इसमें किसी भी तरह से डरने की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये परेशान ना हो कि वो वाला पार्ट छूट गया, ये वाला पार्ट छूट गया। हर चीज़ कवर की जाएगी, हर चीज़ कवर की जाएगी, हर चीज़ कवर की जाएगी और बहुत सही से कवर की जाएगी। आप देखिए, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और एक जो ये चीज़ है जो मैंने लास्ट में बोली है, उर्सुला वॉन डर लेयन एंड क्रिस्टिन लगार्ड, ये किसकी प्रेसिडेंट है या चीफ है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय। पढ़ते रहिए अच्छे से और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए। थैंक यू।